This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, Sin textbook board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल और वाटर। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या चीज़ है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, बायो मीन्स लाइफ एंड मॉलिक्यूल्स मीन जब दो या दो से ज़्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं या बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो बनती है और उसके अंदर जो डिफरेंट केमिकल जो प्रोसेस होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की ही वजह से होते हैं। Chemical substances which are supposed to be non-living when incorporated in living protoplasm become alive and then they behave in a coordinated fashion. जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो बजाते खुद तो होते हैं नॉन लिविंग हैं, लेकिन जब ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं, इनके प्रोटोप्लाज्म में होते हैं सेल के, तो ये वहाँ पे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि ये लाइफ है, यानी ये नॉन लिविंग नहीं है, ये लिविंग है, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं और जो डिफरेंट फंक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या ह्यूमन हो, उनकी बॉडी में जो जितने भी केमिकल जो प्रोसेस होते हैं वो इन्हीं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बिना पर होते हैं और इन्हीं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की वजह से एक बॉडी जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है और वो अपने स्ट्रक्चर को जो है वो मेंटेन रखती है। Introduction of Biochemistry. The branch of biology which explains the biochemical basis of life is called biochemistry. बायोकेमिस्ट्री जो है वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं और वो जो प्रोसेस होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनकी वजह से होते हैं और इन सब की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंस है। It provides information about all the process carried out in living organism. ये तमाम जो इंफॉर्मेशंस होते हैं या फिर जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उनको कंट्रोल करता है ये, और जो केमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं वो इन्हीं केमिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी वजह से चलते रहते हैं। From construction of body structure to flow information from the nucleus, especially DNA, for enzyme, protein synthesis and control of all the mechanism. अब हमारी बॉडी का जो एक खास स्ट्रक्चर होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बॉडी का, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर वो ह्यूमन हो या फिर कोई इंसेक्ट हो, उनकी बॉडी का जो है जो एक खास स्ट्रक्चर जो होता है उनकी कंस्ट्रक्शन जो है यही बायोमॉलिक्यूल्स करते हैं और एक इंफॉर्मेशन जो फ्लो करते हैं, यानी एक स्ट्रक्चर जो है वो काम कर रहा होता है, जैसे कि हमारे हाथ पैर काम कर रहे होते हैं तो उनको काम करने के लिए कमांड करना भी जो है इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स की ही मदद से होता है। और जो डीएनए है, स्पेशली डीएनए जो है उनसे जो हेरिडिटी, उनमें जो हेरिडिटी मटेरियल होता है वो फर्दर ट्रांसफर होता है, वो भी
इन्हीं बायोमोलिक्यूल की वजह से ही होता है। जो इंफॉर्मेशन होती है वो इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ही मौजूद होती है। और जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, इनके एग्जांपल में हम मेटाबॉलिज्म को ले सकते हैं। मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है फर्दर 2 प्रोसेस होते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है असल में एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर होता रहता है। और इसके अंदर असल में 2 प्रोसेस होते हैं। इन दोनों को मिला के हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वो 2 प्रोसेस कौन से हैं? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जो है इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो कैटाबॉलिज्म जो है इनमें ब्रेकडाउनिंग हो जाती है, इसलिए हम इस प्रोसेस को जो है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि जो प्रोटीन्स हैं वो ब्रेकडाउन होकर अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये प्रोसेस जो कहलाएगा वो कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। जबकि जो एनाबॉलिज्म है ये वो प्रोसेस है जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और फिर कंबाइन होने के बाद वो लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल जो है जो अमीनो एसिड्स जो होते हैं जब आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर वो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन जो है एक लार्ज मॉलिक्यूल है जबकि अमीनो एसिड स्मॉल मॉलिक्यूल है। इस प्रोसेस को जो है एनाबॉलिज्म के प्रोसेस को हम सिंथेटिक रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई चीज बन रही है, जबकि कैटाबॉलिज्म में कोई चीज जो है वो ब्रेकडाउन हो रही थी, जबकि एनाबॉलिज्म में कोई चीज सिंथेसाइज हो रही, इसलिए हम इसको सिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है या वो यूटिलाइज होती है, क्योंकि जो डिफरेंट स्मॉल मॉलिक्यूल जो हैं जब आपस में मिलते हैं तो उनको मिलने के लिए आपस में कंबाइन होने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो कंज्यूम होगी या एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी। It provides information about abnormal mechanism which lead to disease, ultimately opening the door to the development of medicine and medical equipment to elucidate these abnormalities. अब एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो मेटाबॉलिज्म और जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो साइड बाय साइड चलता ही रहता है। तो यहाँ पे अगर इनमें डिस्टरबेंस पैदा हो या कोई एबनॉर्मलिटीज आ जाए हमारी बॉडी के अंदर तो वो हमें कैसे पता चलता है? वो भी हमें इन्हीं बायोमोलिक्यूल जो है इन्हीं की वजह से पता चलता है, जिसकी वजह से किसी भी बीमारी का इलाज जो है वो करना आसान हो जाता है और उसी बीमारी के हिसाब से जो मेडिसिन जो है वो तैयार की जाती है और उसी के लिए फर्दर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी इलाज के लिए जो ज़रूरत पड़ते हैं उनकी डेवलपमेंट की जाती है। इस तरह से जो है ये बायोमोलिक्यूल जो है वो मेडिसिनल जो इम्पोर्टेंस होती है उसमें हेल्प करते हैं। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, Matric, First Year and Inter. Please contact us on this WhatsApp number. अब ये बात जो है कि बायोमोलिक्यूल जो है वो कैसे इम्पोर्टेंट है, इसको समझने के लिए आप इस पॉइंट को सबसे पहले हम रीड करते हैं। To understand all these, it is important to keep in mind that most organisms are composed of organs. These organs are made up of tissues, and tissues are the group of cells. Finally, the cells are made up of molecules, and the molecules are chemically bonded atoms. अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, यहाँ पे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, यहाँ तक जो पहले पॉइंट में है।
जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के अंदर जो है या उसकी बॉडी जो है डिफरेंट ऑर्गन्स पे कंसिस्ट होती है। जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी को ले लें तो हमारी बॉडी जो है उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। अब ये ऑर्गन्स किस चीज से बने हैं? ये ऑर्गन जो हैं वो टिश्यूज से बने हैं। टिश्यूज किस चीज से बने हैं? टिश्यूज जो हैं वो सेल्स के ग्रुप से बने हैं। अब सेल खुद बजाते क्या चीज है? बजाते खुद सेल जो है वो खुद मॉलिक्यूल से मिलके बना है। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में कैसे एक दूसरे से मिले हैं? ये एक दूसरे से केमिकल बॉन्डेड के थ्रू मिले हैं। या केमिकल जो एटम होते हैं जब वो आपस में कोई केमिकली बॉन्डेड होते हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बॉडी सिस्टम है, चाहे वो स्ट्रक्चर हो या फिर वो फंक्शन हो, वो पूरा क्या है? केमिकल है असल में। इट मीन द फंडामेंटल लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल। आइदर उसका स्ट्रक्चर हो या फिर उसका फंक्शन हो। हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है असल में किस चीज से बनी है? वो डिफरेंट केमिकल्स से बनी है। इन्हीं केमिकल्स को हमने बायोमोलिक्यूल्स का नाम दिया। हमारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गन्स के या हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और उनके फंक्शन जो हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं बायोमोलिक्यूल्स पे। अब इन्हीं की स्टडी की वजह से जो बीमारियां होती हैं लाइक कैंसर या फिर जितनी भी और डिफरेंट किस्म की बीमारियां होती हैं उनके इलाज के लिए आसानियां पैदा हो गई हैं कि ये किस हद तक बीमारी जो है वो क्रिटिकल है और किस तरह से इसको ट्रीट करना है। ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी डिजीज का जो ट्रीटमेंट होता है वो करने के लिए। Chemical composition of cell. We know that that all living bodies are structurally composed of cells, and living cells contain a living material called protoplasm. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या ह्यूमंस हो या फिर कोई और लिविंग बॉडी हो, वो स्ट्रक्चरली सेल पे मुश्तमिल होती है। और जो लिविंग सेल जो है वो उसमें लिविंग मटेरियल्स मौजूद होते हैं, उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड या इससे सेम मिलती जुलती एक और वर्ड भी है जिसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। अक्सर स्टूडेंट्स को मिक्स कर लेते हैं प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट को, तो ये बात जहन में रख लें। जो प्रोटोप्लाज्म है जिसमें लिविंग कंटेंट मौजूद हो, यानी वो सेल जिसमें लिविंग कंटेंट मौजूद हो या लिविंग मटेरियल मौजूद हो, उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जबकि प्रोटोप्लास्ट जो है सेल वॉल को निकाल के, जो प्लांट सेल होते हैं अगर उसमें से हम सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं तो रिमेनिंग जो सेल रह जाता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। ये दो डिफरेंट टर्म्स है, प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जिसमें लिविंग कंटेंट मौजूद हो, आज जो लिविंग कंटेंट मौजूद होता है उस सेल को जो कहते हैं वो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जबकि प्रोटोप्लास्ट जो है सेल वॉल को अगर प्लांट सेल में से रिमूव कर दिया जाए तो जो रिमेनिंग रह जाता है उसको कहते हैं, उस सेल को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल की तरफ आते हैं। द एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज स्टिल नॉट नोन परफेक्टली। जो केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो परफेक्ट या जो एक्यूरेट जो केमिकल कंपोजिशन है वो प्रोटोप्लाज्म की अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि वो अभी तक कोई उसको मालूम नहीं कर सका। तो अब हम देखते हैं कि इसमें वाटर जो है वो कितना मौजूद होता है। केमिकली इट कंटेन 70 to 90% ऑफ वाटर। H2O वाटर का फॉर्मूला है। जो सेल होता है उसके अंदर 70 से 90% वाटर मौजूद होता है।
तो इसका मतलब ये है कि पानी जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मेन चीज है। ये एज अ सॉल्वेंट बिहेव करता है। इसके अलावा इफ द वाटर इज evaporated द रिमेनिंग मास इज कॉल्ड ड्राई वेट ऑफ द सेल। अगर एक सेल में से वाटर को रिमूव किया जाता है तो बाकी जितने भी रिमेनिंग जो इसके रह जाते हैं वाटर के अलावा, जो इसका रिमेनिंग होता है सेल का, उसको कहते हैं ड्राई वेट। अगर एक सेल में से हम वाटर को इवोपरेट करते हैं, वहां से रिमूव करते हैं, तो बाकी जो बच जाता है उस मास को कहते हैं ड्राई वेट ऑफ द सेल। अब इस ड्राई वेट में क्या मौजूद है, यानी वाटर को हम निकालते हैं, 70 to 90% जो वाटर होता है उसको हम इवोपरेट करता है, तो मजीद उस सेल में क्या रह जाता है, which consist of mainly carbon containing molecules. These molecules are termed as organic molecules. यानी जो रिमेनिंग जो मास रह जाता है जिसको हमने ड्राई वेट का नाम दिया, उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो क्या चीज है, जो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन मौजूद हो, तो उनको कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल जो है उसमें वाटर भी मौजूद है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी उसके अंदर मौजूद हैं। The compounds produced by living organisms are called biochemicals. अब यही कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बन रहे हैं इसी को कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। Only 6 elements carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus and sulfur make up most about 98% of the biochemicals which ultimately make up the body weight of organism. Following are some properties and functions of these elements. अब जो 6 एलिमेंट्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और जो सल्फर है, ये कितने परसेंट होते हैं, 98% जो बायो केमिकल जो होते हैं वो इसी की ही वजह से होते हैं। सही है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको लैब में भी सिंथेसाइज किया जा सकता है, उनको लैब में भी बनाया जा सकता है। इसके बाद जो है इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज या इनकी जो कुछ फंक्शंस होते हैं वो उनको हम डिस्कस करते हैं। को देखिए, ये है आपकी बुक के पेज नंबर 18 पे। इसमें दिखाया गया है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो कौन कौन सी हैं, और उसके बाद उसके कुछ फंक्शन जो हैं वो दिखाई गए हैं यहाँ पे। सबसे पहले एलिमेंट वाले कॉलम में आप देखें, एलिमेंट में जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर यहाँ पे है। और जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है और इसका एटॉमिक वेट जो है वो 12 है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो इसका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है ये CO2 की फॉर्म में ये रहता है मॉलिक्यूल जब ये बनाता है ऑक्सीजन के साथ। इसका फंक्शन ये है कि ये बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और ये फिक्स्ड होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और इसका जो परसेंटेज बाय वेट इन ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ये जो है 18.5% ये होता है। हाइड्रोजन जो है एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक वेट भी इसका 1 है। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है ये H2O की फॉर्म में जो है वाटर जिसको हम कहते हैं, इसकी यूटिलाइजेशन होती है, इन वाटर की फॉर्म में होती है इसकी यूटिलाइजेशन। इसके बाद इसका फंक्शन जो है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ये काम करता है। इसकी परसेंटेज अगर हम देखें इन ह्यूमन बॉडी में बाय वेट,
तो वो 9.5 होती है। नंबर थर्ड जो है ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, जबकि एटॉमिक वेट इसका 18 है, और ये O2 की फॉर्म में यूटिलाइज होता है। ऑक्सीजन जो है O2 की फॉर्म में यूटिलाइज होता है, और इसका फंक्शन जो है ये एरोबिक रिस्पिरेशन में जो है ये यूज होता है ऑक्सीजन। और इसकी परसेंटेज जो है वो ह्यूमन बॉडी में बाय वेट जो है वो 6.5 पे होता है, 6.5% ये होता है। और नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर जो है 7 है, एटॉमिक वेट जो है वो इसका 14 है, और ये जो है NO3 की फॉर्म में और NH4 की फॉर्म में ये रहता है, इसको यूटिलाइज किया जाता है। इसको जो है इसका फंक्शन ये है कि ये अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड एज ये यूज होता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, क्योंकि जो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर इसी चैप्टर के आगे हम प्रोटीन सिंथेसिस में अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी ये प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे रोल प्ले करता है। तो ये जो है अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये यूज होता है। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए और हार्मोन्स वगैरह, या फिर ये एज अ को एंजाइम ये अपना रोल प्ले करता है। को एंजाइम मीन्स इंशाल्लाह अगर हम ये चैप्टर नंबर 3 में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि को एंजाइम क्या है। को एंजाइम यानी ऐसे एलिमेंट समझ ले कि ऐसे नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट जो होते हैं जो एंजाइम के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं, उनको को एंजाइम्स या को फैक्टर का नाम दिया जाता है। ये हम चैप्टर नंबर 3 में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो है इनकी परसेंटेज जो है बाय वेट इन ह्यूमन बॉडी में 3.3 होती है। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 15 होता है, और एटॉमिक वेट इसका 31 होता है। ये H2PO4 और HPO4 की फॉर्म में ये यूटिलाइज होता है। ये कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है, ये न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट होता है। ये हम इंशाल्लाह DNA और RNA में हम ये पढ़ लेंगे इसको। ये अच्छा ATP जो है वो उसमें ये होता है फॉस्फेट, ये ग्रुप होते हैं जिसको हम कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी हम इंशाल्लाह आगे जाके जब DNA RNA का टॉपिक आएगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में, यानी ये लिपिड के साथ मिलके फॉस्फोलिपिड्स बनाता है। और ये एज अ कोएंजाइम ये रिएक्ट करता है। ये NADP वगैरह इसमें ये यूटिलाइज होता है, और ये भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ लेंगे कि ये NAD और NADP में किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। और बाय वेट अगर ये इसकी परसेंटेज की बात करें इन ह्यूमन बॉडी में तो वो 1.0 इसकी परसेंटेज होती है। इसके बाद सल्फर जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 16 होता है, जबकि एटॉमिक वेट जो है वो 32 होता है, और ये SO4 की फॉर्म में यूटिलाइज होता है। और इसका फंक्शन ये है कि ये कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन है, और ये एज अ को एंजाइम ये बिहेव करता है, ये एज अ को एंजाइम जो है अपना रोल प्ले करता है। इन ह्यूमन बॉडी में बाय वेट इसकी परसेंटेज जो है वो 0.3 है। और ये टेबल जो है आपकी बुक के पेज नंबर 18 पे दी गई है। Relationship between structure and function of molecules. Molecules can be divided into following groups according to variability of their chemical structure and function. जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो उनको डिफरेंट उसमें ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और ये वेरिएबल होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शंस के हिसाब से। ठीक है, जो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी में जो सेल के कंपोजिशन होती है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मौजूद जो बायोमोलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे जो उनके जो अमाउंट है वो वेरी करेगी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी जो है सेम नहीं होती, क्योंकि उनकी बॉडी जो है एक दूसरे से डिफरेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे मौजूद जो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो अमाउंट में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं।
जो जो बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें सबसे पहले प्रोटीन जो होते हैं वो स्किन, नेल्स या हेयर्स वगैरह में जो होते हैं, और ये एज ए एंजाइम, इनका फंक्शन जो होता है एज ए एंजाइम भी होता है, क्योंकि असल में जो एंजाइम्स हैं वो बनते ही प्रोटीन से हैं, क्योंकि वो प्रोटीनेशियस होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो उनकी नेचर होती है। इसके बाद लिपिड्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए आरएनए में ये मौजूद होती है। जो जितने भी हमारा जो हेरिडिटी मटेरियल जो होते हैं, जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो ट्रांसफर होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड में मौजूद होते हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए ये बॉडी में कम पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनाते हैं, इसलिए ये बॉडी में इनकी मिकदार जो है वो कम होती है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होता है। इसके बाद जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रही हैं, यानी दो मॉलिक्यूल जब आपस में मिल जाएं तो जो नया बनने वाला मॉलिक्यूल होगा उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है आप लिपोप्रोटीन ले सकते हैं। लिपोप्रोटीन यानी इसमें लिपिड भी मौजूद है, उसके साथ साथ इसमें प्रोटीन भी मौजूद है। जब प्रोटीन और लिपिड आपस में बॉन्ड बनाएगा, आपस में मिल जाएगा, आपस में कंबाइन हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे लिपोप्रोटीन, यानी लिपोप्रोटीन जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। अब आप इस टेबल में देखें, यहाँ पे जो है वो एक अप्रोक्सीमेट परसेंटेज दी गई है केमिकल कंपोजिशन की। एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल के जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो यहाँ पे दिखाई गई है। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स को देखें, इनमें वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, आरएनए, अदर ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इनके चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही हमने इसको डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले देखिए, वाटर जो है वो बैक्टीरियल सेल में 70% और मेमेलियन सेल में भी ये 70% होता है। ये जरूरी नहीं कि एक्यूरेट यही हो, लेकिन ये एक अप्रोक्सीमेट परसेंटेज जिसको हम कहते हैं कि तकरीबन इतना होता है, इससे थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। और प्रोटीन जो है वो बैक्टीरियल सेल में 15, मेमेलियन सेल में 18 होता है। और कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरियल सेल में 3, मेमेलियन सेल में 4, लिपिड्स बैक्टीरियल सेल में 2 और मेमेलियन सेल में 3, डीएनए बैक्टीरियल सेल में 1 और मेमेलियन सेल में जो है ये 0.25, आरएनए बैक्टीरियल सेल 6, मेमेलियन सेल में 1.10 और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बैक्टीरियल सेल में 2 होते हैं और मेमेलियन सेल में भी ये 2 ही होते हैं। और जो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं वो बैक्टीरियल सेल में 1 और मेमेलियन सेल में भी ये 1% होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वाटर के बारे में। वाटर में ये जो कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। Water is the most abundant content in living cell. Its amount varies approximately from 70 to 90%. वाटर जो है वो एक abundant component है लिविंग सेल का। पहले भी हमने पढ़ लिया कि जो लिविंग सेल जो होता है उसके अंदर 70 से 90% वाटर मौजूद होता है। लाइफ एक्टिविटीज अकर इन सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो लाइफ की जो एक्टिविटीज होती हैं वो सेल में मौजूद वाटर की वजह से अकर होती हैं। ये जो लाइफ की जितनी भी जो एक्टिविटीज चलती रहती हैं वो सब वाटर की वजह से ही
चलती रहती हैं। बाकी जितने भी जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है अपनी जगह, लेकिन इनसे काम लेने के लिए या ये जो इनका काम जो है उनको परफॉर्म करने के लिए वाटर का होना भी ज़रूरी होता है। The ability of water to play its wide variety of roles and the reasons for its importance in biological system is due to the basic chemistry of the molecule. वाटर जो होता है उसके अपने बहुत सारे काम होते हैं या फिर इनके अपने बहुत सारे रोल्स इसके होते हैं, और जो इसकी जो बायोलॉजिकल सिस्टम में इसकी जो इम्पोर्टेंट है वो हम बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जो मॉलिक्यूल की जो बेसिक केमिस्ट्री में हम इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर का होना ज़रूरी होता है। जब तक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर मौजूद नहीं होगा या उसकी बॉडी में वाटर जो है वो एक ख़ास अमाउंट में मौजूद नहीं होगा, तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ जो है उसको सस्टेन रखना या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपनी बॉडी को सस्टेन नहीं रख सकता। यानी हम कह सकते हैं कि विदाउट वाटर जो है वो लाइफ जो है वो सस्टेन या लाइफ जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, यानी वाटर जो है उसका केमिकल फॉर्मूला H2 है। H2O यानी H2, इसमें 2 हाइड्रोजन मौजूद है और एक ऑक्सीजन इसमें मौजूद है, which tell us that two atoms of hydrogen are joined to one atom of oxygen to make up each water molecule. यानी एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और एक ऑक्सीजन एटम होगा। यानी 2 हाइड्रोजन जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, वाटर जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है, यानी पोलर जिसमें चार्ज मौजूद हो। इट मीन्स डेट इट हैज अ वेरी स्लाइटली नेगेटिव, यानी इसमें कोई चार्ज है। चार्जेस 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इट हैज अ वेरी स्लाइटली नेगेटिव एंड ऑक्सीजन एटम एंड द वेरी स्लाइटली पॉजिटिव एंड द हाइड्रोजन एटम। इसके जो ऑक्सीजन, हमने कहा था कि वाटर जो है वो H2O है, यानी 2 हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन के एटम्स है और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो ऑक्सीजन जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि जो हाइड्रोजन होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये है कि वाटर जो है वो पोलर है, इसके ऊपर चार्जेस है, यानी पोलर मीन चार्ज होना। चार्जेस हमने कहा 2 तरह के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन जो मौजूद है उसमें नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है। दिस सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड अ डाइपोल, which gives the water is its very important properties. यहाँ पे हमने कहा जो इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होती हैं, जो सेपरेशन उसको कहते हैं डाइपोल, यानी एक एंड में जो है नेगेटिव चार्ज, दूसरे में पॉजिटिव, यानी डाई मीन यानी 2, यानी इसके 2 पोल्स हैं। One of the most important property of this charge separation is the tendency of H2O molecule from the hydrogen bond. यानी एक इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है इस चार्ज की, अगर हम सेपरेशन करते हैं किसी भी H2O मॉलिक्यूल को, यानी उसमें से जो है उसके हाइड्रोजन को, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वहाँ से हम निकालते हैं या फिर उसको रिमूव करते हैं, तो वहाँ पे इसकी जो सेपरेशन होगी, इसमें मौजूद जो एटम्स हैं 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, इनके सेपरेशन होगी, तो इसमें इसके ऊपर जो है हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जबकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। Biologically important properties of water. Water has variety of properties which are also important in biological system. Some of the important points are given below. Water जो है वो उसकी जो मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं जिसकी बिना पर ये बायोलॉजिकली बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इनकी जो चंद एक इम्पोर्टेंस है उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाटर बिहेव एज बेस्ट सॉल्वेंट, ये एज अ बेस्ट सॉल्वेंट के तौर पर बिहेव करता है। ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मैनी पोलर सब्सटेंसेस, partially ionic substances dissociated in ions and dissolve in water. जो वाटर है उसमें ये खसूसियत होती है कि वो पोलर इन नेचर होता है, यानी उसमें चार्जेस मौजूद होते हैं।
और बहुत सारे जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि उनमें मौजूद जो आयंस होते हैं वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, जिसकी वजह से वो जो सब्सटेंस है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। वाटर एज अ सॉल्वेंट बिहेव कर रहा है यहाँ पे, और जो मॉलिक्यूल्स या फिर जो सब्सटेंसेस इसके अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं उनको सल्यूट कहते हैं। वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज सॉल्वेंट टू मेनी नॉन पोलर सब्सटेंसेस। वाटर जो है नॉन पोलर सब्सटेंसेस के लिए भी जो है एज अ सॉल्वेंट ये एक्ट करता है, जैसे कि जो लिपिड हैं, प्रोटीन जो ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह हैं, उनमें जो उनको जो है वो जो है असल में जो लिपिड्स और ग्लाइको प्रोटीन्स वगैरह हैं उनका काम ये होता है कि ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन करती है। गोल्जी अपरेटस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सब की जो है फॉर्मेशन करती हैं जो लिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह, और ये हाइड्रोफोबिक होती हैं। इनकी नेचर जो होती है, इन मेम्ब्रेन्स की जो नेचर होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। ये वाटर को रिपेल करती है, जिसकी वजह से वहां पे इनकी जो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहती है। As all the chemical reactions that goes on within the cell take place in the aqueous solution, the ability of water to act as solvent is vitally important for the process of life. Ions or molecules are dissolved in water. These ions move and collide to perform the chemical reactions. जो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन वो सब जो हैं एक सेल में हो रहे होते हैं, तो उनके लिए एक्वस जो सॉल्यूशन जो होता है वो वहाँ पे मौजूद होता है। जो वाटर की एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो वहाँ पे सेल में जो है एज अ सॉल्वेंट वहाँ पे बिहेव करता है, जिसकी वजह से जितने भी जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जो एक्वस मीडियम में या एक्वस सॉल्यूशन में होना ज़रूरी हो वो वहाँ पे चल रहे होते हैं, क्योंकि एक सेल में 70 से 90% वाटर मौजूद होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद जो जितने भी केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो चल रहे होते हैं, या केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वहाँ पे प्रोसीड होते हैं, जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं। Ions or molecules are dissolved in water. These ions move and collide to perform the chemical reaction. जो ions और molecules होते हैं वो water में dissolve होते हैं, जिसकी वजह से तो जितने भी chemical reaction जो होते हैं वो वहाँ पे perform हो रहे होते हैं। Slow to absorb and release heat. High specific heat capacity. The specific heat capacity of a substance is measured of the amount of energy needed to rise and temperature of 1 gram of the substance by 1 degree Celsius. जो नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है किसी भी टेम्परेचर को रेस को 1 ग्राम ऑफ H2O 1 ग्राम ऑफ H2O फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर जो बढ़ा देने वाली जो कैलोरीज होती हैं उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, और पानी के लिए उसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो हम वाटर को जो है थर्मल स्टेबलाइजर कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे हीट को ये क्या कर रहा है, ये स्टेबलाइज कर रहा है। वहां पे वाटर जो होता है उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो टेम्परेचर को स्टेबल करके रखता है, यानी हीट को वहां पे स्टेबल करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वाटर जो है वो एज अ थर्मल स्टेबलाइजर जो है एक्ट करता है। यानी हम इसमें कह सकते हैं हाई हीट कैपेसिटी जो है इसमें मौजूद होती है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है इसमें। पानी जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है और जिसकी वजह से वो बॉडी में टेम्परेचर की वजह से चेंजेस नहीं आने देता। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज हाई, इट टेक a lot of energy to warm up. This thermal stability plays an important role in water-based protoplasm of individual cells to allow the biochemistry of life carried at fairly constant rate.
यानी ये क्या करता है, जो वाटर होता है वो उसकी इम्पोर्टेंट जो खुसूसियत होती है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि ये हीट को मेंटेन करेगा, यानी हीट को जो है खुद ही एब्जॉर्ब करेगा और खुद एब्जॉर्ब होके हीट को वहां पे स्टेबलाइज करेगा, जिसकी वजह से वो जो बॉडी होती है या फिर जो सेल जो होता है उसमें चेंजेस वो नहीं आने देगा। Rate of vaporization due to hydrogen bonding which hold the water molecules together. Liquid water required higher amount of heat energy to change into vapors. जो पानी में मौजूद उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से होल्ड होते हैं। यही वजह है कि पानी जो है वो फ्लो करता है, फ्रीली फ्लो करता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक दूसरे से होल्ड एक दूसरे को करते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसी लिक्विड को जो है गैस में कन्वर्ट करने के लिए एक खास हीट की ज़रूरत होती है, खास हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी उसको खास अमाउंट में जो ज़रूरत जो पड़ती है उसकी, उस हीट को हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। यानी वो हीट जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि स्वेटिंग का जो प्रोसेस होता है वो ह्यूमन बॉडी में होता है, और जब हम स्वेटिंग के बाद जो है फैन के नीचे बैठते हैं तो वहाँ पे हमें सर्दी लगना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट जो है वो काज होता है। दूसरी के एग्जांपल जो है वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस, आप देख सकते हैं प्लांट में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो होता है वहाँ से वेपर्स बनते हैं और फिर प्लांट जो होता है वहाँ से पानी रिमूव होता है और फिर वो वेपर्स के फॉर्म में वहाँ से उड़ जाता है। एज एन एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, एक और प्रॉपर्टी जो है वाटर की है कि वो एज एन एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल इज एम्फोटेरिक, यानी एम्फोटेरिक मतलब इसमें जो है ये एज एसिड भी बिहेव कर सकता है और एज अ बेस भी ये बिहेव कर सकता है। This ability of water molecule means that it is perfect medium for the biochemical reactions occurring in cell, यानी इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी होती है और बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है, क्योंकि ये एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है और एज अ एसिड भी ये एक्ट कर सकता है। तो लिविंग बॉडी के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं या जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसके लिए जो है इसमें जो है ये एक परफेक्ट ये मीडियम है, बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए एक परफेक्ट मीडियम है। वाटर में ये एज एसिड और एज अ बेस जो है वो कैसे करता है, क्योंकि ये जो है एज अ एसिड ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव आइंस में हो और एज अ बेस जो होते हैं OH नेगेटिव आइंस में। हमने कहा था वाटर में हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। जब हाइड्रोजन जो है एज एसिड जिसको बिहेव करना हो तो ये H पॉजिटिव आयन देगा, और जब इसको एज अ बेस इसको एक्ट करना हो या बिहेव करना हो तो ये OH नेगेटिव आयन देगा। तो ये इट एक्ट एज बफर। A buffer helps to prevent change in the pH of solution when an acidic or an alkali is added. ये एज अ बफर एक करता है, यानी ये pH को चेंज होने से उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाटर जो होता है वो pH को मेंटेन रखता है। नंबर 5 जो इसकी प्रॉपर्टी है वाटर की वो ये है कि कोहेसिव फोर्स इन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर में जो है वो कोहेसिव फोर्स होती है। Force of attraction between similar molecule is called cohesive force. Due to polar nature, water molecule attract each other in the form of a chain. This chain of water molecule do not break apart, which help in to flow freely. They remain together because of hydrogen bonding. हमने ये पहले जो heat of vaporization के point में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि वाटर जो है वो फ्रीली फ्लो कैसे कर लेता है, क्यों कर लेता है। वो इसलिए कर लेता है क्योंकि इसमें मौजूद जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब जाहिर बात है पानी में बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब एक तो उसमें होता नहीं है
तो वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक लंबी चेन बनती है और वो वाटर जो है वो फ्रीली फ्लो करता है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, दो मॉलिक्यूल्स को मतलब दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। जो पोलर नेचर होता है वाटर, इसकी वजह से इसमें कोहेसिव फोर्स जो होती है वो पाई जाती है वाटर मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको अट्रैक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से एक लंबी चेन बनती है और इसी चेन की वजह से या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है वाटर फ्रीली फ्लो करता है। ये डायग्राम जो है ये आप देख सकते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 19 पर। जो फिगर नंबर 2.1 है इसमें देखें कि ये जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होती है वाटर मॉलिक्यूल में उसको शो किया गया है। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो वाटर है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इस तरह से एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जबकि ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इस तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग है इसके थ्रू जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। जबकि जो सेकेंड पिक्चर है उसमें देखें फिगर 2.2 में जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है दो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान। तो दो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो बॉन्डिंग कैसे होती है, इनके दरमियान जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक वाटर का मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बिना पर जो है यहाँ पे जो है ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। ये वाटर जो है हम देखते हैं कि वाटर जो है वो फ्लो करता है, तो ये किस तरह से फ्लो करता है, इसीलिए करता है क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है जितने भी उनके दरमियान जो है वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड की जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो है फॉर्मेशन होती है। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।